अरमान और मायरा नहाकर फ्रेश हो जाते हैं। अरमान मायरा से पूछकर उसके पसंद का खाना बनाता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन अरमान वो मायरा से बात नहीं कर रहा था। वो मायरा की तबीयत खराब होने का कारण खुद को समझ रहा था। वो गिल्टी फील कर रहा था। खाना खाने के बाद अरमान मायरा को रेस्ट करने का बोल जाने लगता है, तो मायरा उसे रोकते हुए, अरमान क्या हुआ है? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं और मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? अरमान मायरा से नज़रें चुराते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे कुछ काम है तो बस इसलिए जा रहा था। मायरा अरमान को देखते हुए, तो फिर आप मुझसे नज़रें मिलाकर बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरमान, जो कुछ भी कल हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। आपको थोड़ी ना पता था कि मुझे मशरूम से एलर्जी है। अगर आपको पता होता तो आप ऐसा करते क्या? नहीं ना, फिर क्यों? अरमान मायरा को देखते हुए, क्यों नहीं पता मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी? पता होना चाहिए था ना मुझे, लेकिन मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें तो सब पता है ना मेरे बारे में, कि मुझे कब क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, सब कुछ। लेकिन मुझे मुझे तो कुछ पता ही नहीं तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं हूँ। अरमान की बात सुन मायरा अरमान के सीने पर मारते हुए बोली, क्या कहा आपने? आप मेरे प्यार के लायक नहीं? ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? किसने हक दिया आपको ऐसा बोलने का? किसने? बोलिए। मायरा लगातार अरमान के सीने पर मारते हुए रोने लगती है। अरमान चुपचाप खड़ा मायरा की मार खा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मायरा उसे मारते हुए रो रही है, तो उसने मायरा का हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों में भर लिया और कसकर गले लगा लिया। मायरा अरमान को कसकर पकड़ रोते हुए, ऐसी बातें मत कीजिए अरमान, मुझे अच्छा नहीं लगता। इतने सालों बाद कोई मिला है जिसे सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। आपसे दूर नहीं रह सकती। और किसने कहा कि आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता? मेरे बिना बोले आप ये जान गए कि मैं रियांश को खुद से दूर नहीं कर सकती। और ये घर, क्या मैंने कभी आपको कहा कि मुझे मेरा घर चाहिए? नहीं ना। फिर भी आपने मुझे यह दिया। एक परिवार मैंने खो दिया, लेकिन आपने मुझे एक दूसरा परिवार दिया, वो भी इतना प्यार करने वाला परिवार। और सबसे बड़ी बात, आप अरमान, आप मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, आपको पता भी है? फिर अरमान की बाहों से अलग होते हुए, अरमान की आंखों में देखते हुए, आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे प्यार करना सिखाया, हंसना सिखाया, खुश कैसे रहते हैं यह बताया। तो बताइए, आपको मेरे बारे में कैसे कुछ नहीं पता? इन सब चीज़ों की कमी थी मेरी ज़िंदगी में, आपने वो सब पूरा किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मेरे प्यार के लायक नहीं हैं? बोलिए, चुप क्यों हैं? बोलिए ना। ये बोलते हुए मायरा ने फिर से अरमान के सीने पर मार दिया। अरमान मायरा का हाथ पकड़ते हुए, ओके ओके, सॉरी बाबा, सॉरी, गलती हो गई जो मैं ये सब बोल गया। फिर थोड़ी एक्टिंग करते हुए अपने सीने पर हाथ रख बोला, औस कितना जोर से मारा है पता है? कितना दर्द हो रहा है? मायरा यह सुन रोना बंद कर देती है और घबराते हुए अरमान के सीने को देखते हुए, सॉरी सॉरी, ज़्यादा जोर लगी क्या? मैं भी ना पागल हूँ। कहाँ दर्द हो रहा है आपको? अरमान मायरा का हाथ पकड़ अपने दिल के पास रखते हुए बोला, यहाँ पर दर्द हो रहा है। मायरा समझ गई कि अरमान ने एक्टिंग कर रहा था। मायरा अरमान को देखते हुए, यहाँ तो मुझे दर्द हो रहा है आपकी बातें सुनकर। यह बोल मायरा अपना हाथ छुड़वाकर अरमान से दूर जाने लगी, तो अरमान ने मायरा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, आगे से ऐसी बात नहीं करूँगा। मायरा अरमान को देखते हुए, प्रॉमिस? अरमान मुस्कुराकर मायरा को देखते हुए, प्रॉमिस? यह कह अरमान मायरा को अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे को चूम लेता है। मायरा अरमान के सीने से लगे हुए ही बोली, अरमान, हम मुंबई वापस कब जा रहे हैं? अरमान मायरा को अपनी बाहों में कसते हुए, अभी नहीं, कम से कम 15 से 20 दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। मायरा अरमान को हैरानी से देखते हुए, नहीं अरमान, इतने दिन कैसे रह सकते हैं हम? आपका काम भी है और रियाज भी, वो इतने दिन मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अरमान मायरा को देखते हुए, डैड और रुद्र, रजत सारा काम हैंडल कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ से भी अपना काम कर सकता हूँ। और रही बात रियाज की, तो मैं उससे परमिशन लेकर ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अगर फिर भी उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो हम उसी वक्त मुंबई चले जाएंगे। फिर मायरा मुंबई में वीडियो कॉल करके सबसे बात करती है और रियाज को खुश देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ऐसे ही मनाली में उन्हें 10 दिन बीत जाते हैं। सिया और मायरा ने अरमान और सामर्थ को इन दिनों पूरी मनाली घुमा दिया था।
इस दौरान सिया और सामर्थ की नज़दीकियां बढ़ गई थीं। आज सामर्थ ने सिया को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाया था। जब सिया उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो देखती है कि उस रेस्टोरेंट में उसके अलावा कोई भी नहीं है। सिया जैसे ही अपने सामने का नज़ारा देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर रेड बैलून और फूलों लाइटों से बहुत ही सुंदर से डेकोरेट किया गया था। सामने की एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू सिया लिखा हुआ था, और वहाँ बीचों बीच एक नया टेबल था जिसके चारों तरफ कैंडल्स लगी हुई थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट और रोमांटिक था। सिया आगे बढ़कर सामर्थ को ढूंढने लगती है। तभी सामर्थ उसके सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने हाथों में पकड़ा गुलाब का फूल सिया की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, सिया, मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्यों और कैसे हुआ, बट आई स्टिल लव यू। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सामर्थ को ऐसे घुटनों के बल बैठा देखकर और यह सब कहते देखकर सिया तो खुशी से पागल ही हुए जा रही थी, क्योंकि इन दोनों सामर्थ के साथ रहकर उसे एहसास होता है कि वो सामर्थ को पसंद करने लगी है, उसे प्यार करने लगी है। सिया भी सामर्थ के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और उसे रोज लेकर कहती है, लव यू टू, और उसके गले लग जाती है। सिया का जवाब सुन सामर्थ खुश हो जाता है। इधर कपूर निवास में आज अरमान सुबह से ही लैपटॉप लिए स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था। वो इतना बिजी था कि उसे खाना खाने की भी फुर्सत नहीं थी। मायरा ने अरमान को डिस्टर्ब नहीं किया और किचन में जाकर लंच बनाने लगी। कुछ ही देर में लंच बन जाता है तो मायरा स्टडी रूम में जाकर अरमान को खाना खाने को बोलती है, तो अरमान मना कर देता है ये कहकर कि अभी वो बिजी है, बाद में खा लेगा। तो मायरा किचन में जाकर खाना ले आती है और अरमान के सामने टेबल पर बैठते हुए बोली, मुंह खोलिए अपना। अरमान मायरा को देख बोला, जान अभी नहीं, बाद में खा लूँगा। मायरा अरमान को देखते हुए, तो आप अपना काम कीजिए ना, मैंने कब रोका है, आप बस अपना मुंह खोलिए। तो अरमान मायरा को देख मुस्कुरा देता है और खाना खाने के लिए अपना मुंह खोल देता है। मायरा अरमान को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और अरमान साथ ही लैपटॉप पर काम भी कर रहा था। अरमान को पूरा खाना खिलाने के बाद मायरा जाने लगती है तो अरमान मायरा का हाथ पकड़ उसे रोकता है और खड़े होकर मायरा का माथा चूमकर बोला, जान तुम भी खाना खा लेना। मायरा हमें अपना सिर हिलाकर चली जाती है। अरमान को काम करते हुए शाम हो चली थी। अब जाकर उसका काम पूरा हुआ था तो अरमान स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही अरमान रूम में एंटर करने वाला होता है वैसे ही उसके कानों में आवाज़ आती है, पिया तो उसे नैना लागे रे। मायरा का गाना सुन अरमान जल्दी से म्यूजिक रूम में जा पहुंचता है। वो मायरा का गाना कैसे मिस कर सकता था, और कितने टाइम बाद उसने गाना गाया है। अरमान मायरा के सामने चेयर रख बैठ जाता है और बड़े ही प्यार से मायरा को देखते हुए उसका गाना सुनता है। मायरा हाथ में गिटार लिए गाना गा रही थी। मायरा अरमान को देखकर गाना गा रही थी। मायरा गाना बंद कर अरमान को देख बोली, कैसा लगा, माइंड फ्रेश हुआ। मायरा गिटार साइड में रखती है और अरमान के पास जाती है तो अरमान मायरा को अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, तुम्हारा गाना सुनकर तो मैं हमेशा फ्रेश फील करता हूँ। मायरा अरमान का जवाब सुन मुस्कुरा देती है और अरमान से पूछती है, आज आप डिनर में क्या खाएंगे। अरमान मायरा के होठों को चूमता है और कहता है, डिनर मैं बनाऊंगा। मायरा अरमान को देखते हुए, नो अरमान, आप थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, डिनर मैं बना लूंगी। अरमान मायरा की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए, मैंने कहा ना मैं बनाऊंगा। फिर मायरा को देखते हुए, वैसे भी तुम्हारा इतना प्यारा गाना सुनकर मेरी सब थकान दूर हो गई। मायरा अरमान की गोद से उठ जाती है और अरमान का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए, चलिए उठिए, जाकर रेस्ट कीजिए। अरमान मायरा को रोकते हुए, मायरा मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मायरा अरमान को देखते हुए, कहाँ। अरमान थोड़ा हिचकिचाते हुए, वो मैं तुम्हें। मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक से बोलिए ना, कहाँ जाना है। अरमान ने मायरा की आंखों में देखते हुए कहा, गोवा। गोवा का नाम सुनते ही मायरा की पकड़ अरमान से छूट जाती है और मायरा धीरे से बोली, गोवा, और वो वहां से जाने लगी तो अरमान ने मायरा को पीछे से हक करते हुए कहा, जान मैं जानता हूँ कि गोवा से तुम्हारी बुरी यादें जुड़ी हैं, लेकिन मैं तुम्हें बस ये वहाँ इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ अच्छी यादें दे सकूँ, वो यादें जो आज तक सिर्फ मेरी थी। फिर अरमान मायरा को अपनी तरफ घुमाता है और मायरा का चेहरा अपने हाथों में भरकर ऊपर उठाता है तो देखता है
कि मायरा की आंखों में आंसू हैं। अरमान मायरा के आंसू पोंछते हुए, जान अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। फिर अरमान मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए, अगर तुम चलती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू और वो दर्द दोबारा नहीं देख सकता। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में खामोश रहते हैं। फिर मायरा नॉर्मल हो जाती है तो वो खाना बनाने किचन में चली जाती है। खाना बनाने के बाद दोनों खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। सुबह अरमान के उठने से पहले ही मायरा उठ जाती है और नहाकर रूम में आकर मिरर के सामने खड़े होकर तैयार होने लगती है। तो अरमान उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए, गुड मॉर्निंग जान। मायरा मिरर में से अरमान को देखते हुए, गुड मॉर्निंग, उठ गए आप? अरमान मिरर में से मायरा को देखते हुए, हाँ, इतनी जल्दी उठकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मायरा अरमान को अपने सामने कर उसके आगे सिंदूर की डिब्बी करते हुए, गोवा। अरमान जो मायरा के हाथों में सिंदूर की डिब्बी ले रहा था, उसके हाथ वहीं हवा में रुक गए और मायरा को सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा। मायरा अरमान का सॉफ्ट एक्सप्रेशन देखकर बोली, मुझे भी आपकी वो यादें चाहिए जो आप मुझे देना चाहते हैं। अरमान मायरा को देखते हुए, लेकिन मायरा मायरा अरमान को बीच में ही रोकते हुए, लेकिन कुछ नहीं, हम आज गोवा जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। अरमान मुस्कुराते हुए सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर लेकर मायरा की मांग भरता है और उसके माथे को चूम लेता है। मायरा अरमान को मुस्कुराकर देखते हुए, जाइए अब आप रेडी हो जाइए, फिर हमें निकलना भी है। अरमान ने एक बार फिर मायरा के माथे को चूमकर मुस्कुराता हुआ बाथरूम में चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद अरमान रेडी होकर नीचे लिविंग एरिया में आता है तो उसे डाइनिंग एरिया से मायरा की आवाज़ आती है, जो ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रही थी। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और गोवा जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में अरमान मायरा को लेकर अपने प्राइवेट प्लेन तक पहुंच जाता है। अरमान ने राघव को सब रेडी करने को कह दिया था। अरमान और मायरा दोनों प्लेन में आकर बैठ जाते हैं और प्लेन हवा से बातें करते हुए मनाली से गोवा के लिए उड़ान भर चुका था। कुछ ही घंटों में प्लेन गोवा पहुंच जाता है तो अरमान और मायरा दोनों ही प्लेन से उतरते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। गोवा में अरमान का अपना एक बहुत बड़ा होटल है। जब राघव ने गोवा में अरमान के होटल में फ़ोन करके बताया कि अरमान अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, तो उस होटल के मैनेजर खुद पर्सनली अरमान को लेने आए थे। होटल पहुंचकर अरमान मायरा को अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है। अरमान जब भी गोवा आता था तो वो यहीं अपने प्राइवेट रूम में ही रुकता था। जब अरमान और मायरा रूम में एंटर करते हैं तो रूम के अंदर का नज़ारा देख उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। पूरे कमरे को रेड बैलून्स, रेड रोजेस से सजाया हुआ था। बेड पर वाइट बेडशीट बिछी हुई थी और उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों से बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया होता है। जब होटल के मैनेजर को राघव से पता चलता है कि उनके बॉस अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, तो वो ये सब डेकोरेशन करवाता है। अरमान रूम को देखते हुए बोला, हाँ, डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है। फिर अपने चेहरे पर स्माइल लिए मायरा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसे देखते हुए कहता है, मेरे स्टाफ को भी पता है कि अभी हमारा हनीमून पीरियड चल रहा है और एक तुम हो कि मुझे खुद से दूर करती रहती हो। मायरा अरमान को देखते हुए, मैंने कब आपको खुद से दूर किया है? वो तो आप कहीं भी रोमांस करना शुरू कर देते हैं ना, ना जगह देखते हैं ना वक्त, बस शुरू हो जाते हैं, जहाँ देखो वहीं चिपकने लगते हैं। अरमान मायरा पर अपनी पकड़ कसते हुए, तो किसी और से थोड़ी चिपकता हूँ, अपनी वाइफ से ही तो चिपकता हूँ, ये मेरा हक है। यह कह अरमान मायरा के होठों पर अपने होठ रख उसे प्यार से चूमने लगता है। अरमान अब धीरे धीरे मायरा के होठों से हटकर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वहीं अरमान के ऐसा करने से मायरा के शरीर में एक कपकपी सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथ अरमान के शोल्डर पर कस जाते हैं। अरमान अच्छे से जानता था कि मायरा की गर्दन उसका वीक पॉइंट है, क्योंकि अरमान के उसकी गर्दन पर एक किस करने से ही मायरा मदहोश हो जाती थी, जिसका फायदा अरमान हर बार उठाता था, क्योंकि मायरा चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाती थी। अरमान मुस्कुराते हुए मायरा के कान में कहता है, जान अपनी आंखें खोलो। मायरा अपनी आंख खोल अरमान को देखने लगती है। अरमान ने एक बार फिर मायरा के होठों पर किस करने लगता है और होठों से हटकर गर्दन पर किस करने लगता है। वहीं मायरा की सांसें तेज होने लगती हैं और उसके हाथ अरमान के बालों में फिरने लगते हैं। अरमान मायरा की साड़ी के पल्लू को उसके बदन से अलग कर देता है और मायरा के ब्लाउज की डोरी खींच देता है।
वहीं अरमान के ऐसा करने से मायरा शर्माकर अपना सिर अरमान के सीने में छुपा लेती है। अरमान उसके ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे खींचकर उसके कंधे पर किस करने लगता है। मायरा अरमान की हर एक टच से मदोस हो रही थी। उसके हाथ अरमान की शर्ट के बटन की तरफ बढ़ने लगते हैं। मायरा धीरे धीरे अरमान की शर्ट के बटन खोलती है और उसकी चेस्ट पर अपने हाथ फिराने लगती है। मायरा के ऐसा करने से अरमान की पूरी बॉडी गर्म होने लगती है। अरमान मायरा को अपनी बाहों में उठा लेता है और बेड पर लाकर लिटा देता है। अरमान मायरा को लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। अरमान के ऐसे देखने से मायरा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो शर्माकर अपनी पलकें झुका लेती है। मायरा की इस हरकत पर अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अरमान झुककर मायरा की पलकों को चूम लेता है, फिर दोनों गालों को, और फिर अरमान मायरा के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। वक्त के साथ ये सॉफ्ट किस एक पैशनेट किस में बदल जाती है। अरमान के हाथ किस करते हुए मायरा की कमर को सहला रहे थे और वहीं मायरा के हाथ किस करते हुए अरमान के बालों में हरकत कर रहे थे। दोनों तब तक एक दूसरे को किस करते हैं जब तक उनकी सांसें उखड़ने नहीं लगती हैं। फिर अरमान मायरा के होठों से दूर होकर उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगता है। अरमान किस करते हुए बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से मायरा की सिसकियां निकल रही थी। मायरा की सिसकियां अरमान को पागल बना रही थी। वहीं मायरा भी मदहोश होकर अरमान के प्यार में खो चुकी थी। फिर अरमान उठकर अपनी शर्ट निकाल देता है और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। कुछ ही देर में दोनों के पूरे कपड़े बेड के चारों तरफ पड़े थे। अरमान और मायरा एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। ऐसे ही दोनों तब तक एक दूसरे को प्यार करते रहे जब तक दोनों थककर चूर नहीं हो गए और उस रूम में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज़ और मायरा की सिसकियां गूंज रही थी। मायरा थककर अरमान की बाहों में ही सो जाती है। वहीं अरमान भी मायरा के माथे पर किस करता है और मायरा को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। शाम को 6 बजे अरमान की आंख खुलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र अपनी बाहों में सो रही मायरा पर पड़ती है, जो कि उससे चिपक कर सो रही थी। उसने अरमान को ऐसे पकड़ रखा था कि जैसे उसने अगर उसे छोड़ा तो वो कहीं भाग जाएगा। अरमान को मायरा की इस हरकत पर हंसी आ जाती है और वो झुककर उसके माथे पर किस कर लेता है। अरमान फिर धीरे से बेड से उठ जाता है और मायरा को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है। अरमान बाथरूम में जाकर शावर लेता है और तैयार होकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। काम करते हुए अरमान का घड़ी पर ध्यान ही नहीं जाता है। उसे टाइम का तब पता चलता है जब रजत उसे कॉल करता है। अरमान रजत से काम के सिलसिले में कुछ देर बातें करता है और कॉल कट कर देता है। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद जब अपनी घड़ी देखता है तो चौंक जाता है। घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। अरमान अपना लैपटॉप बंद करता है और उठकर मायरा के पास चला जाता है। अरमान देखता है कि मायरा अभी भी गहरी नींद में सो रही है। अरमान मायरा को उसके कंधे से पकड़कर हिलाता है तो मायरा उसके हाथ अपने कंधे से हटाते हुए उससे कहती है, अरमान प्लीज सोने दीजिए ना, क्यों परेशान कर रहे हैं, आपने मुझे बहुत थका दिया है। मायरा की बात सुनकर अरमान मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है और उसके कान में कहता है, जान अगर 2 मिनट में तुम इस बेड से नहीं उठी तो मैंने जितना तुम्हें सुबह को परेशान किया है ना, अभी उससे ज़्यादा करूँगा। अरमान की बात सुनकर मायरा झट से अपनी आंखें खोलती है और घूर कर अरमान को देखने लगती है। वहीं अरमान अपने चेहरे पर शरारती स्माइल लिए मायरा की तरफ झुकने लगता है। मायरा अरमान को धक्का देकर ब्लैंकेट से खुद को कवर कर बाथरूम में भाग जाती है। मायरा ने इतनी जल्दी किया था कि अरमान को समझ ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मायरा बाथरूम से सावर लेकर बाहर आती है। उसने बाथरोब पहन रखा था और उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। बाथरूम के डोर की आवाज़ सुनकर अरमान जब अपनी नज़र उठाकर सामने देखता है तो मायरा को ऐसे बाथरोब पहने और गीले बालों में देखकर उसका गला सूखने लगता है। अरमान अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ पाता उससे पहले ही मायरा कवर से अपने कपड़े लेकर तेजी से बाथरूम में घुस जाती है। मायरा अपना सिर बाहर निकालकर अरमान को देखती है और कहती है, क्या हुआ पतिदेव, कुछ मिस हो गया? ये कह मायरा अरमान की शक्ल देख हंस देती है और बाथरूम का डोर बंद कर लेती है। वहीं अरमान उसकी बातें सुन और हंसता हुआ चेहरा देख मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद मायरा चेंज करके बाहर आती है तो अरमान मायरा को मिरर के सामने ले जाता है और उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसके माथे को चूम लेता है और फिर मायरा को बैठाकर उसके बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है। अरमान ने खाना ऑर्डर कर दिया था
तो इतनी देर में खाना भी आ जाता है। दोनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अरमान मायरा को देखते हुए कहता है, चलें? मायरा अरमान से पूछती है, कहाँ जाना है, वो भी इस वक्त? अरमान मायरा का हाथ पकड़कर सोफे से उठाते हुए, तुम चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है और बताना है। वैसे भी हम सिर्फ आज ही यहाँ हैं और कल सुबह ही हम वापस मनाली जाएंगे। मायरा हैरानी से अरमान को देखते हुए, कल ही वापस जाएंगे? लेकिन क्यों? अरमान मायरा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई हो और खुद को तकलीफ दो, सो कल ही हम वापस चले जाएंगे। मायरा अरमान के गले लग जाती है और कहती है, अरमान आप मुझे कितने अच्छे से समझते हैं। अरमान मायरा को कसकर हक करते हुए, तुम भी तो मुझे समझती हो, तभी तो यहाँ मेरे साथ आई हो। फिर अरमान मायरा को उस जगह ले जाता है जहाँ वो मायरा से पहली बार मिला था। अरमान उस जगह पहुंचकर मायरा से कहता है, क्या जान, ये जगह तुम्हें याद है? मायरा थोड़ा कंफ्यूज होते हुए ना में अपना सिर हिला देती है। तो अरमान मायरा को देखते हुए, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? याद करने की कोशिश करो, शायद कुछ याद आ जाए। मायरा उस जगह को देखकर सोचने लगी कि अरमान क्या याद करने को बोल रहे हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा। वो अरमान को देखते हुए, अरमान मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आप याद करने को कह रहे हैं और आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप पहले भी मेरे साथ यहाँ आ चुके हो। अरमान मायरा की आंखों में देखते हुए, हाँ मैं यहाँ तुम्हारे साथ पहले आ चुका हूँ। अरमान की बात सुन मायरा उसे सवालिया नजरों से देखती है। तो अरमान उसे कहता है, हाँ जान, हम दोनों पहली बार यहीं मिले थे। मायरा अरमान को देखते हुए, नहीं अरमान, हम यहाँ नहीं मिले थे, आप शायद भूल रहे हैं कि हम दोनों पहली बार आपके ऑफिस में, वो भी आपके केबिन में मिले थे। अरमान मायरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए, नहीं जान, हम पहली बार यहाँ मिले थे। फिर वो मायरा का हाथ पकड़कर उसे उस जगह ले जाता है जहाँ उसने मायरा को पहली बार अपनी बाहों में भरा था। उस जगह अरमान अपने हाथ के इशारे से दिखाते हुए बोला, जान मैं पहली बार तुमसे यहाँ मिला था। 5 साल पहले तुम यहाँ बैठकर गाना गा रही थी और मैं तुम्हारा गाना सुनते हुए यहाँ तक आ गया था। तुम्हारी आवाज़ में कोई कशिश थी या कोई जादू था, मुझे नहीं पता। बस मैं तुम्हारा गाना सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हारी तरफ खींचा चला आया। मायरा हैरानी से अरमान को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। अरमान मायरा को देखते हुए, याद करो जब तुम गाना गाकर जाने के लिए उठी तो कोई तुम्हारे पीछे खड़ा था और तुम डर गई थी और भागने लगी, तो किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया था और तुम उससे धक्का देकर भाग गई थी। अरमान की ये सब कहते वक्त उसकी आंखों में एक चमक थी। वो शायद उम्मीद भरी नजरों से मायरा को देख रहा था कि उसे कुछ याद आ जाए, और होता भी वही है। मायरा उस रात को याद करते हुए बोली, क्या वो आप थे अरमान? अरमान खुशी के साथ मायरा को देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है, जान उस दिन से मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला। और पता भी कैसे चलता, मैंने तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा था, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। और बस उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने पूरे 5 साल तुम्हारा इंतजार किया। और देखो किस्मत का खेल, जिसे मैं ढूंढ नहीं पाया वो खुद मेरे पास आ गई। मायरा अरमान की बातें सुन सरप्राइज थी कि वाकई अरमान ने 5 साल से बिना देखे उससे प्यार किया। मायरा की आंखें नम हो चली थी, वो अपनी नम आंखों के साथ अरमान को देखते हुए, अरमान सच में आप 5 साल से मुझे बिना देखे प्यार कर रहे थे? तो अरमान मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। ये देख मायरा अरमान के सीने से लग जाती है। वहीं अरमान भी मायरा को कसकर हक कर लेता है। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और मायरा अरमान के करीब आकर अपने और अरमान के होठों पर रख उसे किस करने लगती है। अरमान तो शॉक्ड हो जाता है मायरा के किस करने से, क्योंकि हर बार वही पहल करता था, लेकिन आज मायरा को पहल करता देख शॉक हो जाता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मायरा को देखने लगता है। मायरा की गीली पलकें देख अरमान भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और मायरा का साथ देने लगता है। दोनों ही बड़ी शिद्दत से एक दूसरे को किस कर रहे थे। एक लंबी किस के बाद दोनों अलग होते हैं और मायरा अपनी नम आंखों से अरमान को देखते हुए, यहाँ से मेरी एक बुरी और दर्द भरी याद जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से मैं कभी यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपने मुझे एक बहुत अच्छी और खूबसूरत याद दी है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ यहाँ हर बार आना चाहूँगी। अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊँगी तो घबराऊँगी नहीं, बल्कि खुशी खुशी आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी इतनी प्यारी मुलाकात हुई थी। बेशक मैं आपको उस वक्त नहीं जानती थी, लेकिन
उस दिन से आप मुझसे इतना प्यार करने लगे। उस रात की वजह से आप मुझे मिले। अरमान मायरा के माथे को चूमता है और कहता है, जान क्या आज तुम वही गाना सुनाओगी जो उस रात तुम गा रही थी? मायरा हाँ में अपना सिर हिलाती है और अरमान मायरा को लेकर वहीं बेंच पर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देखने लगते हैं और मायरा अरमान को देखते हुए गाना शुरू करती है। अरमान मायरा के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके हाथ पर किस करता है और अपने गले के पास मायरा का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद किए सुकून से मायरा की गोद में लेटा हुआ था। मायरा अरमान को देख उसके माथे पर किस करती है और कहती है, आई लव यू अरमान। अरमान मायरा के हाथों पर किस कर अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, आई लव यू टू जान। कुछ देर ऐसे ही दोनों वहां बैठे रहते हैं। फिर अरमान मायरा की गोद से अपना सिर उठाकर मायरा के सामने बैठता है और कहता है, चलें, कल हमें जाना भी है। तुम्हारे लिए वहाँ एक काम आया है जो तुम्हें करना है। मायरा अरमान को देखते हुए, कैसा काम? अरमान मायरा को उठाते हुए, वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। फिर दोनों होटल वापस आ जाते हैं। सुबह दोनों रेडी होकर मनाली के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों में मनाली पहुंच जाते हैं। अरमान मायरा को देखते हुए, जान क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? मायरा अरमान को देखते हुए, कुछ खास नहीं अरमान, बस पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। अरमान घबराकर मायरा को कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब से देख रहा हूँ तुम्हें और पूछ भी रहा हूँ कि क्या हुआ, लेकिन तुम बता ही नहीं रही हो। चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। मायरा अरमान को रोकते हुए, अरमान मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही मायरा बाथरूम में भाग जाती है। अरमान मायरा को इस तरह अचानक भाग कर जाता देख बाथरूम के डोर को नॉक करता है और पूछता है, मायरा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मायरा बाथरूम का डोर ओपन कर जल्दी से रूम में आती है और अलमारी में कुछ ढूंढने लगती है। अरमान मायरा को कुछ ढूंढता देख मायरा से पूछता है, मायरा क्या ढूंढ रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मायरा को जब वो चीज़ नहीं मिलती तो वो अरमान को देखती है और पूछती है, अरमान क्या आप पैड्स नहीं लाए थे? तो अरमान ने नाम में अपना सिर हिला दिया। मायरा परेशान होते हुए, आपने तो कहा था कि मेरी ज़रूरत का सारा सामान है। तो फिर? मायरा अपना पेट पकड़ते हुए, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था, आपको कैसे पता होगा इन सब के बारे में? अरमान मायरा की हालत देख परेशान हो जाता है और कहता है, तुम थोड़ा वेट करो, मैं अभी आया। अरमान इतना कह वहाँ से चला जाता है। अरमान कुछ ही मिनटों में सुपरमार्केट में पहुँच जाता है। थोड़ी देर इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद उसे फीमेल प्रोडक्ट से भरा एक सेल्फ दिखाई दिया। अरमान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और वहीं उसे सैनिटरी पैड्स भी दिख गए। अरमान उसे जल्दी से लेकर जाना चाहता था, लेकिन उस सेल्फ को देख अरमान खुद से बोला, यह सैनिटरी पैड्स कितने वैरायटी के होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा वाला लूं। अरमान ने अलग अलग पैकेट्स को देखकर परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया। उसने तो मायरा से पूछा ही नहीं कि उसे कौन से ब्रांड के पैड्स चाहिए। अरमान ने सोचा कि वो मायरा को फ़ोन करके ही पूछ लेगा, लेकिन जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो अपना फ़ोन निकालने के लिए तो फ़ोन उसके पास था ही नहीं। उसे याद आया कि वो जल्दीबाजी में फ़ोन तो लाना ही भूल गया। अरमान ने परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया और एक नज़र उन पैड्स के पैकेट पर डाल सोचने लगा, अब क्या करूं, कौन सा लेकर जाऊं? अगर कोई गलत पैड ले गया और मायरा को उससे कोई प्रॉब्लम हुई तो? इतना सोचते ही अरमान ने अपना सिर नामे हिलाते हुए खुद से कहा, नहीं नहीं, मायरा की हेल्थ को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। और फिर टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए उसने वहाँ पड़े सारे सैनिटरी पैड्स के पैकेट ट्रॉली में रख बिल काउंटर के पास चला गया। कैश काउंटर में जब ट्रॉली में पैड्स के पैकेट का पहाड़ देखा तो हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अरमान की तरफ देखते हुए पूछा, ये सब चाहिए आपको? तो अरमान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहाँ बिलिंग काउंटर पर दो चार लोग और भी खड़े थे। उन्होंने भी एक बार अरमान की ट्रॉली की ओर देखा और फिर उसकी तरफ। अरमान को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई क्या सोच रहा है उसके बारे में। उसे तो बस इस वक्त मायरा की फिक्र हो रही थी। अरमान ने जल्दी से बिल पे किया और अपने हाथ में चार बड़े बड़े बैग्स लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जल्दी से चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में अरमान घर पहुंच गया था। अरमान अपने हाथ में उन बड़े बड़े बैग्स को लिए मायरा के पास आ गया। मायरा को रूम में न देख अरमान ने बाथरूम का डोर नॉक किया तो अंदर से मायरा की आवाज़ आई कि वो शावर ले रही है। थोड़ी देर में मायरा रूम में आई तो अपने सामने पैड्स के पहाड़ को देख चौंक गई और अरमान से पूछा,
अरमान ये सब क्या है? तो अरमान बोला, तुम कौन सा ब्रांड यूज़ करती हो मुझे नहीं पता था, तो मैं सब ले आया। मायरा उनमें से एक पैकेट ले बाथरूम में चली जाती है और कुछ देर में बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि अरमान उन सभी पैड्स को अलमारी में रख रहा है। मायरा अरमान के पास आकर बोली, अरमान इतने सारे पैड्स लाने की क्या ज़रूरत थी? कोई भी एक पैकेट ले आते। अरमान मायरा को देखते हुए, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, तो मैं सारे ले आया। मायरा को अरमान की इस मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था, तो वो आगे बढ़कर अरमान के गाल पर किस कर लेती है। तो अरमान उसे देखते हुए बोला, ये क्या था? तो मायरा कहती है, कुछ नहीं, बस बहुत प्यार आ रहा था आप पर, तो किस कर लिया। फिर मायरा अपना पेट पकड़कर बेड पर बैठ जाती है, अरमान मायरा के पास बैठते हुए। ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो मायरा हाँ में अपना सिर हिला देती है। अरमान मायरा को बेड पर लिटाकर अपना फ़ोन लेकर नीचे आ जाता है और गूगल पर चेक करने लगता है। अरमान को अपने सारे सवालों के जवाब गूगल पर मिल जाते हैं। अरमान किचन में जाकर अदरक वाली चाय बनाता है और साथ ही हॉट वाटर बैग भी रेडी करता है। अरमान यह सब लेकर मायरा के पास गया और उसे उठाकर बिठाते हुए बोला, ये चाय पी लो और ये हॉट वाटर बैग अपने पेट पर रख लो, आराम मिलेगा। मायरा ने अरमान से चाय का कप लिया और पीने लगी। चाय पीने के बाद जब मायरा ने उस हॉट वाटर बैग को पकड़ा तो उसने उसे एक झटके से छोड़ दिया और उसके मुंह से आह निकल गई। अरमान यह देख घबराते हुए मायरा का हाथ पकड़ते हुए उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, ज़्यादा गर्म है? तो मायरा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और अब अरमान ने उस हॉट वाटर बैग को साइड टेबल पर रखा और मायरा को लिटाकर अपने दोनों हाथ साथ में मिलाकर तेजी से रब करना शुरू कर दिया। जब उसके हाथों में काफ़ी गर्माहट आ गई तब उसने अपना हाथ मायरा के पेट पर रख रब करने लगा। मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान ये क्या कर रहे हैं आप? अरमान मायरा को देखते हुए, हिलो मत, चुपचाप लेटी रहो। मैंने अभी इंटरनेट पर देखा कि ऐसा करने से पेट दर्द में आराम मिलता है। कुछ देर ऐसे ही अरमान मायरा के पेट को रब करता रहा और वहीं मायरा अरमान को देख रही थी कि वो कितनी केयर करता है उसकी। ये सब देख मायरा की आंखें नम हो गई थीं, लेकिन उसने अरमान से छुपकर अपनी आंखों की नमी पोंछ ली। मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान बस कीजिए, आप थक जाएंगे। अरमान मायरा को देखते हुए, तुम्हारे लिए कुछ भी करते वक्त मैं कभी नहीं थकता, समझी मेरी स्वीट वाइफ? मायरा मुस्कुराकर, समझ गई पतिदेव, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अरमान हॉट वाटर बैग चेक करके मायरा को देता है और कहता है, यह लो, अब थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे अपने पेट पर रख लो और आराम मिलेगा। तब तक मैं खाना लेकर आता हूँ। हाँ, इतना कहकर अरमान मायरा के माथे को चूम लेता है और खाना लेने चला जाता है। कुछ देर में अरमान खाना लेकर रूम में आ जाता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और अरमान मायरा को आराम करने को बोल चला जाता है। अब मायरा का दर्द पहले से काफ़ी ठीक हो गया था। अरमान की इतनी केयर करने के बाद मायरा ठीक हो चुकी थी, तो उसे नींद भी आ गई थी। शाम को मायरा की आंख खुलती है तो वो उठकर पहले बाथरूम जाकर फ्रेश होती है, फिर नीचे चली जाती है। नीचे आकर मायरा को किचन से खाने की खुशबू आती है, तो मायरा किचन में चली जाती है और वहाँ देखती है कि अरमान खाना बना रहा है। मायरा अरमान के पास जाकर उसे पीछे से हग कर लेती है, तो अरमान मायरा को देख स्माइल करता है और कहता है, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मायरा अरमान की पीठ से अपना सिर लगाते हुए, मैं अब ठीक हूँ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरमान मायरा का हाथ पकड़ उसे अपने सामने करता है और कहता है, सामर्थ और सिया डिनर पर आ रहे हैं, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। मायरा अरमान को देखते हुए बोली, क्या बात करनी है? अरमान खाना बनाते हुए बोला, वो तो वही बताएंगे, कुछ ही देर में डिनर बन चुका था, सिया और सामर्थ भी आ चुके थे। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ खाना खा रहे थे और मायरा कब से उन दोनों से पूछ रही थी कि क्या बात करनी है उन दोनों को, लेकिन वो दोनों बता ही नहीं रहे थे। मायरा सिया को घूरते हुए बोली, बताएंगी कि क्या बात है या फिर बस खाना खाती रहेगी? सिया खाना खाते हुए बोली, बताऊंगी, पहले खाना तो खा लेने दे। फिर अपने मन में बोली, पता नहीं जब तुझे पता चलेगा तो तू कैसे रिएक्ट करेगी, पहली बार कुछ छुपाया है तुझसे। सभी ने खाना खा लिया था। सिया सामर्थ और अरमान को देखती है, जो मायरा को देख रहे थे कि कैसे वो मायरा को बताएंगे, क्योंकि उन तीनों ने मायरा से ये सब छुपाया था। सिया थोड़ी हिम्मत करती है और एक लंबी सांस लेती है और मायरा को देखते हुए कहती है, मैं और सामर्थ एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात सिया ने एक सांस में मायरा को कह दिया। मायरा जो पानी पी रही थी
वो ये सुन पानी उसके गले में अटक गया और वो बुरी तरह से खांसने लगी और उसके मुंह से सारा पानी बाहर आ गया। अरमान मायरा के पास आकर उसकी पीठ थपथपाने लगा। सिया मायरा के आगे टिश्यू करते हुए बोली, तू ठीक है? मायरा टिश्यू लेकर अपना मुंह साफ करती है और जब वो नॉर्मल हो जाती है तो वो सिया को देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? दोबारा बोल। सिया थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, यही कि मैं। और मायरा थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ये वो क्या मैं लगा रखा है? ठीक से बोल। मायरा का गुस्सा देख तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि तीनों ने मायरा से यह बात छुपाई थी। अरमान खुद से कहता है, कभी तो मायरा का गुस्सा सिया पर फूटेगा, फिर जब उसे पता चलेगा कि मैंने भी उसे यह बात छुपाई है तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। सिया मायरा को देखते हुए बोली, देख पहले तू गुस्सा करना बंद कर, फिर बताऊंगी। मायरा सिया को देखते हुए बोली, तू मुझे बताएगी या फिर मैं? सिया इस्माइल के साथ मायरा को देखते हुए बोली, बताती हूँ, धमका क्यों रही है? फिर अपनी चेयर से उठते हुए बोली, मैं और सामर्थ्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना सुनना था कि मायरा अपनी जगह से उठकर सिया की तरफ भागी और सिया मायरा को अपनी तरफ आता देख मायरा से दूर भागने लगी। दोनों डाइनिंग टेबल के चारों तरफ भाग रही थीं। मायरा भागते हुए सिया से बोली, रुक, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। सिया मायरा से बचते हुए बोली, पहले पकड़ तो ले। मायरा सिया से बोली, मेरी लाइफ में तो घुसी रहती थी, तुझे हर बात जाननी होती थी मुझसे कि अरमान ने क्या कहा, क्या किया, सब कुछ। और अब अपने बारे में अब बता रही है मुझे? एक बार हाथ में आ जाए फिर बताती हूँ तुझे। सिया मायरा से बोली, कैसे बताती? तू तो अपने हनीमून में बिजी थी। सिया की बात सुन मायरा रुक जाती है और वहीं चेयर पर बैठ जाती है। सिया मायरा को साथ देख उसके पास जाती है और उसके साथ वाली चेयर पर बैठकर मायरा का हाथ पकड़कर बोली, सॉरी कि मैंने तुझे पहले नहीं बताया। मायरा सिया को देखते हुए बोली, तू क्यों सॉरी बोल रही है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैंने तुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। सिया थोड़ा इतराते हुए बोली, अच्छी बात है ना कि तूने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, वरना तू पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खा जाती। मायरा सिया को देखते हुए बोली, जैसे तू मेरा दिमाग खाती थी। फिर दोनों एक दूसरे को देख हंसती हैं और गले लग जाती हैं। मायरा सिया से बोली, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, अब हम दोबारा साथ रह सकते हैं। वही अरमान और सामर्थ उन दोनों को देख बोले, हम भी यहाँ पर हैं। मायरा सिया से अलग होती है और उन दोनों को देखकर बोली, तो हमने कब कहा है कि आप यहाँ नहीं हैं? इतना कह सिया और मायरा हंस देती हैं। फिर चारों साथ बैठकर कुछ देर बातें करते हैं और सिया मायरा को उसकी फैमिली से बात करने को कहती है। बातों ही बातों में मायरा को कुछ याद आता है और वो अरमान को देखते हुए बोली, अरमान आप कह रहे थे कि इन दोनों को मुझसे बात करनी है, क्या आपको पहले से पता था इन दोनों के बारे में? अरमान मायरा का सवाल सुन तो जैसे जम सा गया हो। वो कब से इसी बात से बच रहा था कि मायरा उससे यह सवाल ना पूछ ले, लेकिन जब मायरा ने उससे पूछा तो उसे कुछ बोले भी नहीं बन रहा था। अरमान सिया और सामर्थ की तरफ देखता है जो अरमान की हालत पर अपने मुंह पर हाथ रख हंस रहे थे। अरमान उन दोनों को हंसता देख अपने मन में बोला, देखो तो जरा इन दोनों को कैसे हंस रहे हैं मुझ पर, बहुत बड़ी गलती कर दी इनकी हेल्प करके। मायरा अरमान को चुप देख दोबारा बोली, अरमान मैंने कुछ पूछा है आपसे, क्या आपको पता था? अरमान टेबल से पानी का गिलास उठाकर पीता है और मायरा को देखकर स्माइल करता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। अरमान का जवाब सुन मायरा का मुंह खुल जाता है और हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती हैं। मायरा गुस्से में अरमान को देखते हुए, अरमान आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया, अब बात मत करना मुझसे। अरमान मायरा के पास आते हुए, सॉरी बाबा, लेकिन ऐसा मत कहो। मायरा सोफे से पिलो उठाकर अरमान को फेंक कर मारते हुए, दूर रहिए मुझसे, पास भी मत आना मेरे। फिर सिया और सामर्थ की तरफ देखती है जो हंस रहे थे। मायरा उन दोनों को देखते हुए, बड़ी हंसी आ रही है, जब तुम तीनों ने खिचड़ी पका ही ली थी तो खुद टेस्ट करना था ना, मेरे आगे क्यों परोसा, खुद ही खा लेते। मायरा की बात सुन सिया और सामर्थ हंसना बंद कर देते हैं। फिर तीनों अपने कान पकड़ मायरा को सॉरी बोलते हैं। मायरा सिया और सामर्थ को माफ कर देती है लेकिन अरमान से अपना मुंह फेर लेती है। ये देख सिया और सामर्थ वहां से चले जाते हैं। सिया और सामर्थ के जाने के बाद अरमान एक बार फिर अपने कान पकड़कर मायरा के सामने खड़ा हो जाता है। मायरा एक नज़र अरमान को देख अपने रूम में चली जाती है। अरमान भी रूम में आ जाता है और देखता है मायरा ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही है, तो अरमान मायरा के बगल में लेट जाता है और मायरा से ब्लैंकेट छीनते हुए, अरे मुझे भी दो, ठंड लग रही है।
मायरा ब्लैंकेट से अपना चेहरा बाहर निकालती है और अरमान को देखते हुए कहती है, आपके साइड में दूसरा ब्लैंकेट पड़ा है, वो ओढ़ लीजिए और मुझे सोने दीजिए। यह कह मायरा अपना चेहरा दोबारा ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। अरमान मायरा के चेहरे पर से ब्लैंकेट हटाते हुए, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ एक ही ब्लैंकेट में सोना है। यह कह अरमान मायरा के ब्लैंकेट में घुस जाता है। मायरा ब्लैंकेट से बाहर निकलकर बेड की दूसरी साइड में लेट जाती है और दूसरा ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। अरमान मायरा के कंधे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, अब ऐसा करोगे मेरे साथ? सॉरी ना। मायरा अरमान को देखते हुए, यह तो मुझसे यह सब बात छुपाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरमान मासूम सा चेहरा बनाते हुए मायरा को देखता है और कहता है, सिया और सामर्थ ने भी तो नहीं बताया था तुम्हें, तो फिर उन्हें तो तुमने माफ़ कर दिया और मुझे सजा दे रही हो। ये तो गलत बात है तुम्हारी। मायरा अरमान को देखते हुए, उन दोनों के साथ मैं हमेशा नहीं रहती ना, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, समझ आता है। लेकिन आप तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया और अभी तो कोई सज़ा भी नहीं दी है मैंने आपको। अरमान मायरा के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए, तुम मुझसे दूर होकर सो रही हो, ये सज़ा क्या कम है मेरे लिए? मायरा अरमान का हाथ हटाते हुए, गुड नाइट अरमान, सो जाइए और सोने दीजिए। यह कह माया अरमान की तरफ पीट करके सो जाती है। सुबह एक बड़े से पहाड़ के ऊपर, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और कोहरा इतना कि सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, उस जगह अरमान मायरा को ढूंढ रहा था। अरमान मायरा को आवाज़ लगाते हुए, जान कहाँ हो तुम? देखो ऐसे सताओ मत प्लीज, सामने आ जाओ। आगे से कोई बात नहीं छुपाऊंगा तुमसे, प्लीज सामने आ जाओ। अरमान काफ़ी देर तक ऐसे ही मायरा को आवाज़ लगाकर उसे ढूंढता है, लेकिन उसे मायरा कहीं नहीं मिलती। अरमान थोड़ा और आगे आकर देखता है कि पहाड़ के किनारे वाइट कलर का सूट पहने एक लड़की खड़ी है। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर से नीचे आ रहे थे। अरमान को पहचानते देर नहीं लगी कि ये मायरा है। अरमान वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा मायरा को आवाज़ लगाता है, तो मायरा पलटकर अरमान को मुस्कुराकर देखती है। अरमान मायरा को देखते हुए बोला, जान कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? फिर मायरा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चले। इतना कह अरमान ने अपना हाथ मायरा की तरफ बढ़ा दिया। मायरा अरमान का हाथ थाम पाती, इससे पहले ही मायरा पहाड़ से नीचे गिर जाती है। अरमान मायरा को गिरता देख जोर से चिल्लाया, मायरा। इसके साथ अरमान नींद से एक झटके में मायरा का नाम जोर से चिल्लाते उठकर बैठ गया। अरमान इस वक्त पूरे पसीने पसीने हो रहा था। उसके चेहरे पर एक डर दिख रहा था। अरमान उठते ही बेड की दूसरी साइड देखता है, तो वहाँ मायरा नहीं थी। अरमान रूम के चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाकर देखता है, मायरा रूम में कहीं नहीं थी। तो अरमान उठकर बाथरूम में जाकर देखता है, तो मायरा वहाँ भी नहीं थी। अरमान परेशान होकर पूरे घर में मायरा को ढूंढता है। मायरा को ढूंढते हुए वो काफ़ी डरा हुआ था। अरमान मायरा को आवाज़ लगाते हुए पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे मायरा पूरे घर में नहीं मिलती है। वो बहुत डरा हुआ था। मायरा के ना मिलने पर अरमान राघव को बुलाता है और उस पर गुस्सा करते हुए पूछता है, मायरा कहाँ है? राघव अरमान का गुस्सा देख डर जाता है और अपनी नज़रें नीची कर कहता है, सर वो मैम अपनी फ्रेंड के घर गई हैं। अरमान राघव की बात सुन अपने बालों में हाथ घुमाता है और अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से कहता है, जान क्यों इतना परेशान करती हो? क्यों बिना बताए चली गई? फिर राघव की तरफ देखते हुए बोला, अकेली गई हैं? तुम क्यों नहीं गए उसके साथ? ये बात अरमान ने गुस्से में राघव पर चिल्लाते हुए कहा। वो बहुत डरा हुआ था मायरा को लेकर। पता नहीं क्यों उसने जो सुबह बुरा सपना देखा था, उससे अरमान को बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो मायरा को खो ना दे। बस उसका वो डर गुस्सा बनकर बाहर आ रहा था। राघव सर, मैम के साथ मैंने 2 बॉडीगार्ड भेजे हैं। आप परेशान मत होइए, मैम सेफ हैं। सिया के घर। मायरा अरमान के उठने से पहले ही रेडी होकर सिया के घर आ जाती है। वो अरमान से नाराज़ थी, इसलिए वो अरमान को अपने साथ नहीं लाई थी। सभी लिविंग एरिया में बैठे चाय पी रहे थे। अनिल जी चाय पीते हुए, मायरा बेटा, अरमान नहीं आए आपके साथ? मायरा अनिल जी को देखते हुए, क्यों अंकल, मैं अकेली नहीं आ सकती? अनिल जी मायरा को मुस्कुराकर देखते हुए, आ सकती हो। वो तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि हाँ हम सब हैं, बस अरमान ही नहीं है। मायरा चाय का कप उठाते हुए, वो उन्हें कुछ काम था इसलिए नहीं आए, काम ख़त्म होते ही आ जाएंगे। वैसे अंकल आंटी भैया भाभी, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। कुणाल मायरा को देखते हुए, हाँ क्या बात करनी है बोलो।
मायरा सिया को देखती है और फिर अनिल जी को देखते हुए, अंकल आप सब सिया के लिए लड़का देख रहे हैं, क्या कोई लड़का पसंद आया? दिव्या जी सिया को देखते हुए, नहीं कोई सिया के बराबर का मिला ही नहीं। मायरा यह सुन खुश हो जाती है और अनिल जी की तरफ देखते हुए, मेरी नज़र में एक लड़का है, हमारी सिया के लिए एकदम परफेक्ट है। कुणाल मायरा को देखते हुए, कौन है वो? मायरा कुणाल को देखते हुए, सामर्थ। सामर्थ का नाम सुन सारे मायरा को देखने लगते हैं। सभी की नज़र अपने ऊपर देखते हुए मायरा और सिया थोड़ा घबरा जाती हैं। मायरा अपनी घबराहट को साइड में करते हुए अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेती है और उठकर अनिल जी की और दिव्या जी के पास जाकर घुटनों पर बैठकर उन दोनों का हाथ पकड़ लेती है। अंकल आंटी, सामर्थ बहुत अच्छा लड़का है। वो एक बहुत बड़ा और फेमस हार्ट सर्जन है। वो हमारी सिया को बहुत पसंद करता है और हमारी सिया भी उसे पसंद करती है। और आप सब तो सामर्थ की फैमिली से भी मिल चुके हैं, वो सब भी बहुत अच्छे हैं। हमारी सिया बहुत खुश रहेगी, प्लीज़ आप सब मान भी जाइए। मायरा की बात सुन सब खामोश रहते हैं और सबकी नज़र मायरा पर होती है। काफ़ी देर तक जब कोई कुछ नहीं बोलता तो मायरा और सिया एक दूसरे को देखते हैं और सिया की आंखें नम हो जाती हैं। मायरा निराश होकर उठ जाती है और अपनी नज़र नीचे कर खड़ी हो जाती है। सभी सिया और मायरा को देखते हैं जो उदास होकर चुपचाप खड़ी थी। अनिल जी उठकर सिया के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें सामर्थ पसंद है? तो सिया डर से नामे सिर हिला देती है। अनिल जी ये देख मुस्कुराते हैं और मायरा को देख बोलते हैं, मायरा तुम तो कह रही थी कि सिया सामर्थ को पसंद करती है, लेकिन ये तो मना कर रही है। अगर इसे सामर्थ पसंद नहीं है तो क्या फ़ायदा इनकी शादी करवाने का? सिया अनिल जी को देखती है जो मुस्कुरा रहे थे। सिया उनकी मुस्कुराहट का मतलब समझ जाती है और उनके गले लगते हुए, पापा मुझे सामर्थ पसंद है। अनिल जी मुस्कुराकर सिया को गले लगाते हुए, तो पहले मना क्यों किया? वैसे मुझे भी सामर्थ बहुत पसंद है। अनिल जी के मुंह से यह सुन सभी खुश हो जाते हैं और मायरा खुश होकर अनिल जी के पास जाती है और उनके गले लग जाती है। अनिल जी अपनी दोनों बेटियों को गले लगाते हैं। सिया और मायरा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रिया सभी का मुंह मीठा करवाती है। सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगते हैं और कुणाल मायरा को अरमान को बुलाने को कहता है तो मायरा हमें अपना सिर हिलाकर बाहर गार्डन में चली जाती है और अरमान को फ़ोन मिलाने ही लगती है कि तभी कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। मायरा उस टच और उसमें से आती हुई खुशबू को पहचान कर बोली, अरमान आप आ गए, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। मायरा यह कह पीछे पलटती है तो अरमान का डरा और घबराया हुआ चेहरा देखती है। मायरा कुछ बोल पाती उससे पहले ही अरमान मायरा को कसकर गले लगा लेता है और कहता है, तुम मुझे बिना बताए क्यों चली आई? मायरा अरमान से अलग होकर अरमान का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए और अरमान की आंखों में देखती है। अरमान की आंखों में उसे आंसू दिखते हैं। ये देख मायरा घबरा जाती है और अरमान से पूछती है, अरमान क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? अरमान मायरा को दोबारा अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। इतना कि अरमान के आंसू उसके गालों पर लुढ़क आते हैं। मायरा अरमान के आंसू पोंछते हुए, सॉरी मैं आपको बिना बताए आ गई, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? मैं कभी कभी नहीं जाऊंगी अरमान। ये कह मायरा अरमान के होठों पर अपने होठ रख छोटी सी किस कर लेती है और उसके गले लग जाती है। वहीं दूर खड़ा कोई उन दोनों को साथ में देखकर आग बबूला हो रहा था। उसका मन ऐसा हो रहा था कि वो अभी मायरा को अरमान से छीन कर ले जाए और उसे अपना बना ले। गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाकर गाड़ी की स्टीयरिंग पर जोर से मारता है और अरमान को घूरते हुए कहता है, दूर रहे मेरी माया से, वो सिर्फ मेरी है। इतना कह वो शख्स गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। गाड़ी एक बड़े से मेंशन के अंदर रुकती है। वो शख्स गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आता है। उसे गुस्से में आता देख एक औरत पीछे से आवाज़ लगाती है, करण, करण बेटा क्या हुआ, रुको तो। लेकिन वो शख्स नहीं रुकता और सीधा अपने रूम में चला जाता है और रूम का डोर तेज आवाज़ के साथ बंद कर देता है। रूम में बहुत अंधेरा था तो वो शख्स रूम की लाइट ऑन करता है। उस रूम की हर दीवार पर सिर्फ मायरा की तस्वीर लगी होती हैं। उसके स्कूल टाइम से लेकर अब तक की हर तरह की तस्वीर होती हैं। यह है करण सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का इकलौता वारिस। इसके घर में इसके मॉम डैड हैं। जो औरत करण को आवाज़ लगाकर रोक रही थी वो है करण की मॉम
संगीता सिंघानिया और डैड विनोद सिंघानिया। करण इनका इकलौता बेटा है। ये 8 साल पहले ही मनाली शिफ्ट हुए थे। मनाली आकर विनोद जी ने अपनी कंपनी शुरू की थी और आज उनकी कंपनी कामयाबी के कदम छू रही है। कपूर एंड सन्स ग्रुप ऑफ कंपनी के बाद सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी हिमाचल प्रदेश के दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन जब मायरा की फैमिली की मौत हुई थी उसके बाद सिंघानिया कंपनी ने पहले नंबर पर अपनी जगह बना ली थी। 8 साल बाद विनोद जी अपनी पत्नी और बेटे के साथ मनाली शिफ्ट हुए थे। मनाली की सबसे बड़े सीनियर हाई स्कूल में विनोद जी ने अपने बेटे करण का एडमिशन करवाया था। आज स्कूल में करण का पहला दिन है। करण क्लास में आता है तो सभी बच्चे उसे देखने लगते हैं। वहीं लड़कियां तो जैसे करण से अपनी नजरें हटा ही नहीं रही थीं। 16 साल का लड़का, उसके वो माथे पर आ रहे सिल्की बाल, गोरा रंग, भूरी आंखें, हाइट 5 फुट 10 इंच, स्कूल यूनिफॉर्म में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सभी लड़कियां उसके चाम में खो गई थीं। करण सभी को देख एक कॉन्फिडेंस के साथ बोला, हेलो गाइस, आई एम करण सिंघानिया। तो एक लड़का बोला, न्यू एडमिशन। तो करण हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो वो लड़का करण के पास आता है और अपना हाथ आगे कर बोला, हेलो, आई एम नक्स खन्ना। तो करण उसे हैंडशेक करता है और नक्स पूरी क्लास से करण को इंट्रो करवाता है। पूरे क्लास की लड़कियां तो करण को देख आपस में बातें कर रही थी। एक लड़की, यार कितना हैंडसम है। वहीं दूसरी लड़की, उसकी आंखें देखी कितनी प्यारी हैं। ऐसे ही सारी लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। वहीं करण को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था इन सब से। वो सबको इग्नोर कर नक्स के पास बैठ जाता है। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। टीचर के आते ही पूरी क्लास साइलेंट हो जाती है। टीचर के पीछे पीछे सिया बुक्स लिए क्लास में आती है और टीचर के टेबल पर बुक्स रखते हुए बोली, सर ये वो सारी बुक्स हैं जो आपने मांगी थी और आपने जो जो काम कहे थे मैंने वो सभी पूरे कर लिए हैं। अब तो मेरी पनिशमेंट पूरी हो गई है ना सर। सिया थोड़ा मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली। टीचर ने बुक्स चेक करते हुए कहा, पनिशमेंट तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि इस बार तुम टेस्ट में फेल हो गई हो। हर बार तुम इतना अच्छा टेस्ट करती हो तो फिर इस बार क्या हुआ। सिया टीचर को देखते हुए, सर वो मेरे भैया की शादी थी और आप तो जानते ही हैं कि शादी के घर में कितना काम होता है, तो बस मैं उसी में बिजी हो गई और पढ़ाई नहीं कर पाई। टीचर सिया को देखते हुए, शादी तो मायरा के भाई की थी तो उसने तो इतना अच्छा टेस्ट किया और तुमने, बहाने तो कम से कम ठीक बना लिया करो। इस पर पूरी क्लास हंस देती है। तो टीचर सबको साइलेंट बोलकर सिया को कहते हैं, इस बार माफ कर रहा हूँ, तुम पढ़ाई में अच्छी हो तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। सिया जाने लगती है तो टीचर पूरी क्लास में नज़र दौड़ाकर देखता है और सिया से पूछता है, सिया मायरा कहाँ है, वो अभी तक आई नहीं है। सिया टीचर को देखते हुए, सर वो आई है, उसे डीन से कुछ काम था तो वो डीन के ऑफिस में गई है, बस अभी आती होगी। इतना कह सिया अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। टीचर करण को देख बोले, न्यू स्टूडेंट। तो करण खड़ा होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी मायरा टीचर से परमिशन ले क्लास में आती है। करण ने जब मायरा को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। बालों को बांधकर पोनी की हुई थी उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें और उस पर उसकी वो खानी काली पलकें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे गुलाबी होंठ। स्कूल यूनिफॉर्म में मायरा बहुत ही सुंदर लग रही थी। मायरा क्लास में आकर सिया के पास बैठ जाती है। टीचर सभी को पढ़ाना शुरू करते हैं और करण, उसका ध्यान तो बार बार मायरा पर ही जा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद नक्स करण से कहता है, भाई उसको ऐसे घूरना बंद कर, कोई फायदा नहीं है। वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जो किसी हैंडसम लड़के को देखकर फिसल जाए। करण मायरा की तरफ देखते हुए नक्स से बोला, कौन है ये, इसे इंट्रो तो करवाया नहीं। नक्स मायरा की तरफ देखते हुए करण से बोला, ये मायरा कपूर है, हमारे स्कूल की टॉपर और सभी टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट। और वो जो साथ में बैठी है वो है सिया मेहरा, मायरा की बेस्ट फ्रेंड। दोनों ही पढ़ाई में टॉपर हैं। करण नक्स को देखते हुए, चल उससे मिलते हैं। नक्स करण को रोकते हुए, तू पागल हो गया है, बता तो दिया तुझे उसके बारे में, फिर क्यों जाना है। करण नक्स को देखते हुए, तूने मुझे तो उसके बारे में बता दिया लेकिन मेरे बारे में उसे कौन बताएगा। नक्स करण को देखते हुए, भाई मेरे मैं तेरे जज्बात समझ रहा हूँ, अपने जज्बातों पर थोड़ा कंट्रोल कर और अपने चारों तरफ देख। करण अपने चारों तरफ बैठे उन सभी लड़कों को देखता है जो सभी मायरा को देख रहे थे। नक्स करण को देखते हुए, देखा ये सब भी यहाँ फ्री बैठे
बस मायरा को ही देखते रहते हैं। यही नहीं बल्कि हमारे सीनियर भी आधे से ज़्यादा लड़के मायरा को देखने के लिए तरसते हैं। और इतना ही नहीं, जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो सभी मायरा का गाना सुनने के लिए पूरा स्टेडियम फुल हो जाता है। करण नक्श को देखते हुए, गाना? नक्श, हाँ गाना। बहुत ही मीठी आवाज़ है मायरा की। उसे म्यूजिक बहुत पसंद है। करण मायरा को देखते हुए, म्यूजिक इंटरेस्टिंग। उस दिन से करण मायरा से बात करने की कोशिश करता है, कभी स्टडी को लेकर तो कभी म्यूजिक से रिलेटेड बातों को लेकर। मायरा उसकी स्टडी में हेल्प कर दिया करती थी। सिर्फ उसी की नहीं, मायरा हर किसी की हेल्प करती थी। इस दौरान मायरा की करण से थोड़ी बहुत बात हो जाती थी। जहाँ सभी लड़कियां करण के चाम पर मरती थीं, वहीं मायरा को तो जैसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसकी यही बात करण को बहुत पसंद आती है। वो धीरे धीरे मायरा को चाहने लगा था। एक दिन एक लड़का मायरा से स्टडी को लेकर कुछ हेल्प मांगता है, तो मायरा उसकी स्टडी करने में हेल्प करती है। करण ने जब किसी लड़के को मायरा के करीब देखा तो आग बबूला हो गया। मायरा उस लड़के की हेल्प करने के बाद वहाँ से चली जाती है। मायरा के वहाँ से जाने के बाद करण उस लड़के के पास जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। जब ये बात स्कूल के डीन को पता चलती है तो वो करण के फादर को स्कूल बुलाते हैं और उसकी हरकतें बताते हैं। विनोद जी घर आकर करण से पूछते हैं, करण तुमने उस लड़के को क्यों मारा, वो भी इतनी बुरी तरह? तो करण कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। विनोद जी गुस्से से चिल्लाते हुए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ करण, जवाब दो। क्यों मारा तुमने उसे? करण गुस्से से चिल्लाते हुए, क्योंकि वो मेरी माया के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, और जो कोई मेरी माया के करीब जाएगा उसका मैं इससे भी बुरा हाल करूंगा। विनोद जी हैरान होते हुए, माया? कौन है ये माया? तो करण कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। उस दिन से कोई भी लड़का मायरा के आसपास भी नहीं भटकता था। देखना तो दूर की बात रही, करण ने सबको वार्न किया था कि अगर किसी ने मायरा की तरफ देखा या उसके पास देखा, उसका वो बुरा हाल करेगा। एक दिन करण मायरा के पास आकर उससे कहता है, माया मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मायरा करण को देखते हुए, करण मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा नाम मायरा है, तो तुम मुझे माया कहकर मत बुलाया करो। करण मायरा को देखते हुए कहा, माया और मायरा में क्या फ़र्क है? मायरा में से रागो हटा दो तो बन गया माया। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही तो बुलाता हूँ, कोई नया नाम नहीं दिया है। मायरा अपना बैग उठाते हुए कहा, ओके फाइन, बताओ क्या हेल्प चाहिए। करण ने मायरा के साथ चलते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? मायरा ने चलते हुए कहा, लाइब्रेरी। करण मायरा को देखते हुए कहा, ठीक है मैं भी चलता हूँ। मायरा ने करण को देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए थी वो बताओ। करण चलते हुए कहा, वो मुझे मैथ के कुछ सम समझने थे, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। दोनों बातें करते हुए लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और वहीं खाली जगह देखकर बैठ जाते हैं। मायरा ने करण को देखते हुए कहा, बताओ कौन से सम है। करण मायरा को बुक्स देता है और उसे वो सभी सम बता देता है। मायरा नोटबुक पर लिखते हुए करण को समझा रही थी। इस दौरान मायरा का पूरा फोकस नोटबुक पर होता है और करण टेबल पर अपनी कोहनी रख दोनों हाथों को अपने गाल पर रखकर बस मायरा को एकटक देखे जा रहा था। वो कभी मायरा की आंखों को देखता तो कभी उसके गुलाबी होठों को, जो उसे पढ़ाते वक्त बोलने की वजह से हिल रहे थे, तो कभी कभी उसके हाथों को देखता जो हाथों में पेन पकड़े नोटबुक पर लिख रही थी। करण पढ़ाई के बहाने से मायरा के आसपास रहता था। जब भी मायरा उसे पढ़ाती तो करण का ध्यान बस मायरा पर होता था। वहीं लाइब्रेरी में कोई थी जो मायरा को देखकर जलमुन रही थी। यह है निशा, मायरा की क्लासमेट। यह मायरा की खूबसूरती से जलती थी। निशा भी सुंदर थी, लेकिन मायरा के आगे कम ही दिखती थी। निशा को हर हैंडसम लड़के पसंद आ जाते थे। वो अपने बॉयफ्रेंड ऐसे बदलती थी जैसे कोई कपड़े बदलता है। निशा को करण बहुत पसंद था, लेकिन करण को तो मायरा पसंद थी। वो निशा को एक नज़र देखता तक नहीं था। बस निशा को यही बात अच्छी नहीं लगती थी। सिया मायरा के पास आती है और कहती है, मायरा चल चलें, मैंने डीन से परमिशन ले ली है। करण मायरा की जाने की बात सुन जल्दी से पूछता है, कहाँ जा रही हो माया? मायरा करण को देखते हुए कहा, करण बाकी के सब मैं तुम्हें कल समझा दूंगी, अभी मुझे घर जाना है। मायरा इतना कहकर उठ जाती है और जाने लगती है, तो करण ने उसे रोकते हुए कहा, माया घर क्यों जा रही हो, अभी तो स्कूल टाइम ऑफ भी नहीं हुआ है। मायरा करण को देखते हुए कहा, मुझे कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ, बाय। इतना कह मायरा सिया के साथ चली जाती है
और करण उदास होकर वही बुक्स उठा रहा होता है। तभी निशा वहाँ आ जाती है और करण को देखते हुए कहती है, करण मैं कोई हेल्प करूँ तुम्हारी, आई मीन पढ़ाई में। करण ने एक नज़र निशा को देख अपने सभी बुक्स बैग में रखता है, नो थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। निशा करण को जाता देख अपना पैर पटकती है और खुद से कहती है, पता नहीं उस मायरा में ऐसा क्या है जो सभी लड़के उसके पीछे पागल है। इतना कह निशा पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीता चला जाता है। मायरा और करण की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मायरा करण को सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, वहीं करण तो मायरा को प्यार करने लगा था। वो स्कूल में हमेशा मायरा की केयर करता था और मायरा पढ़ाई में उसकी हेल्प करती थी। आज सभी का स्कूल में लास्ट डे था। आज उनका 12th का रिजल्ट उनके हाथ में था। सभी बहुत खुश थे। करण अपने डैड के साथ स्कूल आया था। मायरा और सिया अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। करण अपने डैड को मायरा से मिलवाता है और मायरा के बारे में बहुत सारी बातें अपने डैड को बताता है। विनोद जी करण की बातों में मायरा के लिए प्यार और पागलपन दोनों देख रहे थे। विनोद जी करण को लेकर थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं। तभी वहाँ मायरा के पापा विक्रम कपूर आते हैं और मायरा को देखकर बोलते हैं, चले बेटा। तो मायरा अपने पापा को करण और उसके डैड से मिलवाती है। विनोद जी और विक्रम जी आपस में हाथ मिलाते हैं और कुछ देर बातें करते हैं। फिर मायरा को लेकर विक्रम जी जाने लगते हैं तो उन्हें पीछे से कुछ सुनाई देता है। उसे सुन विक्रम जी मायरा को सिया के पास जाने को कहते हैं और खुद वहीं खड़े होकर करण की बातें सुनने लगते हैं। करण ने अपने डैड पर गुस्सा करते हुए कहा, डैड आपने माया के डैड से बात क्यों नहीं की। विनोद जी ने करण को समझाते हुए कहा, बेटा मैं बात कर लूँगा, लेकिन ये सही जगह नहीं है इन सब बातों की। करण गुस्से में विनोद जी को घूरते हुए कहा, डैड मुझे हर हाल में माया चाहिए और वो सिर्फ मेरी है। विक्रम जी करण का बिहेव देख हैरान थे कि अभी जब उससे मिले थे तब तो कितने अच्छे से पेश आ रहा था और अब कैसे अपने फादर पर चिल्ला रहा है। कोई रिस्पेक्ट ही नहीं अपने फादर के लिए। और खुद से बोले, ये माया कौन है जिसके लिए इतना हाइपर हो रहा है। इतना सोच विक्रम जी मायरा के पास आते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में विक्रम जी मायरा से पूछते हैं, बेटा ये करण कैसा लड़का है। मायरा ने विक्रम जी को देखते हुए कहा, अच्छा लड़का है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। विक्रम जी ने मायरा को देखते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे साथ कोई माया नाम की लड़की पढ़ती है। मायरा ने विक्रम जी को देखते हुए कहा, पापा करण ने आपको माया के बारे में बताया है। विक्रम जी मायरा को देखते हुए कहा, नहीं वो अपने डैड से बात कर रहा था किसी माया के बारे में। क्या तुम जानती हो माया को। मायरा मुस्कुराकर विक्रम जी को कहती है, पापा वो मुझे माया कहकर बुलाता है। विक्रम जी ये सुनते ही हैरान हो जाते हैं और परेशानी उनके चेहरे पर दिखने लगती है और वो अपने मन में कहते हैं, क्या वो साइको लड़का मेरी बेटी को माया बुलाता है। और वो जो अपने डैड को बात करने को कह रहा था, कहीं ये बात वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को साइको के साथ नहीं रहने दूंगा। विक्रम जी अपनी सोच के बाहर आकर मायरा को देखते हुए पूछते हैं, मायरा बेटा सच सच बताना, क्या तुम करण को पसंद करती हो। मायरा ने विक्रम जी की बात सुन थोड़ा हैरान होते हुए कहा, पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। मायरा की बात सुन विक्रम जी को रिलैक्स फील होता है कि उनकी बेटी उस करण को पसंद नहीं करती है। कुछ दिनों के बाद विनोद जी कपूर निवास में आते हैं। विक्रम जी उन्हें देख समझ जाते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। वे दोनों कुछ देर साथ बैठकर बातें करते हैं। विनोद जी विक्रम जी को देखते हुए कहते हैं, विक्रम जी देखिए, मैं आपसे सीधे सीधे बात करता हूँ। मैं यहाँ आपकी बेटी मायरा का हाथ मांगने आया हूँ, अपने बेटे करण के लिए। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम उनके रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी शादी अभी करवाएं, अभी बस हम उनकी सगाई करवा देते हैं। उसके बाद दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, फिर शादी करवा देंगे। विक्रम जी चुपचाप बैठे उनकी पूरी बात सुन रहे थे। तभी अनिल जी आते हैं और साथ में सिया और मायरा भी आती हैं। मायरा सिया के घर गई हुई थी। अनिल जी को विक्रम जी से कुछ काम के सिलसिले में बात करनी थी, तो सिया और मायरा दोनों उनके साथ आ जाती हैं। मायरा विनोद जी को देख अपने दोनों हाथों को जोड़ नमस्ते कहती है और सिया के साथ अपने कमरे में चली जाती है। विक्रम जी अनिल जी को विनोद जी से मिलवाते हैं और सारी बातें बताते हैं जो अभी विनोद जी ने कही थी। अनिल जी विक्रम जी को देखते हुए कहते हैं, विक्रम अभी हमारी मायरा छोटी है और उसकी शादी की बात
नहीं, ये गलत है। मैं नहीं मानता इस रिश्ते के लिए। विक्रम जी विनोद जी को देखते हुए कहते हैं, देखिए विनोद जी, हमें से कोई राजी नहीं है इस रिश्ते के लिए। और आपका बेटा, उसे तो आपसे बात करने की भी तमीज नहीं है। मैंने उस दिन स्कूल में देखा था कि किस तरह से वो आपसे बात कर रहा था। तो मैं अपनी बेटी को जानबूझकर कुएं में नहीं धकेलूंगा। मेरी तरफ से ना। विनोद जी कुछ कहने वाले होते हैं कि विक्रम जी उन्हें हाथ दिखाकर रोक देते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें जाने को बोलते हैं। तो विनोद जी वहां से चले जाते हैं। विनोद जी के जाने के बाद विक्रम जी अनिल जी को वो सभी बातें बता देते हैं तो उन्होंने स्कूल में करण और विनोद जी की बातें सुनी थी। अनिल जी हैरानी से, क्या और इस आदमी की इतनी हिम्मत हो गई कि अपने पागल बेटे का रिश्ता लेकर आ गया। विक्रम जी ने अनिल जी को देखते हुए कहा, देख अनिल, यह बात हमें बच्चों को नहीं बतानी है, खास तौर पर सूरज, सनी और कुणाल को, वरना वो तो जाकर उसे जान से ही मार डालेंगे। अनिल जी विक्रम जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तू चिंता मत कर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।